हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सब्जेक्टिव प्रश्न हो, सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और हमें इस क्वेश्चन पेपर में एक ऐसे प्रश्न देखने को मिला है जिसका उत्तर हर एक स्टूडेंट नहीं दे सकता है। उसका उत्तर मात्र 100 में 1% ही स्टूडेंट दे सकता है। आप भी उस क्वेश्चन को देखकर आपको भी आभास हो जाएगा कि सच में यह क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बिना समय को गवाए। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन का क्वेश्चन शुरू होता है मिलन से। 9 नंबर का इसमें प्रश्न है कि सही जोड़े का मिलन करें, और यह 5 नंबर में पूछा गया। लेकिन अब तो मिलन वाला प्रश्न पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो है ना मिलन वाले प्रश्न को ही ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है ना पाठ का नाम है और यहाँ पर उसके लेखक का नाम है, यहाँ पर मिलन करने वाला पूछा गया है। जैसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से रहेगा कि उसने कहा था, कहानी का लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको टिक कर देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट में है कि प्रगीत और समाज। तो प्रगीत और समाज जो है वह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसका घोआ हो जाएगा राइट आंसर। फिर है उसने कहा था, यह एक कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी का टुकड़ा के लेखक कौन हो जाएंगे? गाय डी मोपासा। तो इसका राइट आंसर गौ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क ख ग घ में मिस्टेक हो गया है प्रिंट में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर है पेशगी। तो पेशगी चैप्टर के, यह पेशगी जो है ना यह प्रतिपूर्ति है, और जो यहाँ पर देखे थे रस्सी का टुकड़ा, ये भी प्रतिपूर्ति ही है। जो प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर दिया गया है, रस्सी का टुकड़ा, पेशगी और कलर की मौत। तो वहीं से यहाँ पर प्रश्न आया है, और पेशगी का हो जाएगा हेनरी लेपेज। और उसके बाद संपूर्ण क्रांति, तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे संपूर्ण क्रांति के रचनाकार। और इसमें एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो संपूर्ण क्रांति है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया। यह एक ऐतिहासिक भाषण था जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यह हमारे देश के लिए बहुत ही अधिक योगदान दिए थे। छात्र आंदोलन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। तो प्रगीत और समाज किसका हो जाएगा? नामवर सिंह का। उसके बाद उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। फिर रस्सी का टुकड़ा, यह प्रतिपूर्ति है जिसके लेखक गाय डी मोपासा हो जाएंगे। उसके बाद है पेशगी, तो हेनरी लेपेज हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति, तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। इस तरह से आपका 5 अंक का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आ गया है वो प्रश्न जो हम आपको पहले बताए थे। तो वो फर्स्ट में ही है प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों के बहुवैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर चुने। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो इसका राइट आंसर आप क्या दीजिएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप जानते हैं, अन्यथा हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। आप अपने पुस्तक में जब देखेगा पृथ्वी कोई चैप्टर नहीं है। आप 13 चैप्टर जो आपका काव्यखंड में गद्यखंड में है उसमें कोई भी चैप्टर पृथ्वी है ही नहीं। तो यह किसका लेखक होगा? तो किसी का नहीं। आप इससे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप सोचते होंगे किसी का रचना होगा, तो यह रचना भी किसी का नहीं है। आपके बुक में जितने भी कवि और लेखक दिए गए हैं, तो फिर है क्या? तो यह जो है ना प्रश्न, यह प्रश्न आपके 11th क्लास का है। यह प्रश्न जो है ना 11th क्लास का है, वह भी हिंदी का है। पृथ्वी एक चैप्टर है और यह एक कविता है, और जिसके कवि नरेश सक्सेना जी हैं। और नरेश सक्सेना जी जो है पृथ्वी को एक स्त्री के भांति मानकर उसका वर्णन किया गया है। जिस तरह से स्त्री जो है अपने जीवन काल में, पूरा जीवन काल में लोगों के क्रियाकलाप को पूर्ण करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, जिस तरह से पृथ्वी जो है एक अक्ष पर ही रहकर चारों तरफ घूमकर सबका निर्वाह करता है, उसी प्रकार से स्त्री। तो उस दोनों को बीच इसमें तालमेल बैठाकर लिखा गया था। और ये किसकी रचना है? तो नरेश सक्सेना जी का। सोच सकते हैं कि 2015 में जो है ना 11th का ही प्रश्न पूछा भी जाता था हिंदी का। उसके बाद देखिए दूसरा है कलर की मौत। तो कलर की मौत पहले ही ऊपर बताए थे, किसका हो जाएगा? तो कलर की मौत जो है वह हो जाएगा अंतोन चेखव का। अंतोन चेखव का हो जाएगा कलर की मौत, पाठ के लेखक हैं।
और यहाँ पर जो आपको बताए थे हेनरी लोपेज, वह अफ्रीका के थे, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि हार जीत जो है यह किसकी रचना है? तो हार जीत जो चैप्टर है उसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। हार जीत एक कविता है। उसके बाद पेशकी है, तो पेशकी बताए थे प्रतिपूर्ति है। प्रतिपूर्ति आपके चैप्टर में 3 है, एक कलर की मौत, पेशकी, उसके बाद रस्सी का टुकड़ा, ये 3 प्रतिपूर्ति हैं। उसके बाद है जूठन है, तो जूठन क्या है? तो जूठन जो है यह आत्मकथा है। क्या है? तो यह आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला प्रश्न है कि कामिनी के साथ यामिनी डैश लाती है, तो वह शांति लाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शांति। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह डैश है, तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। उसके बाद है भोगी जो है, भोगी मानवता और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिक्के हो जाएंगे। उसके बाद है उनकी डैश सुनकर थर थर कांपने लगता है, तो उनकी दहाड़ सुनकर थर थर कांपने लगता है। उसके बाद है उसके करों में मोती तारों की तरह डैश हैं, तो चमकते हैं। तो इसका राइट आंसर चमकते हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव सेक्शन का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप चलिए सब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है आपका प्रश्न। पहले जो है ना आपको किसी लेखक या कवि का परिचय पूछा जाएगा, जैसे नाभादास का काव्यात्मक परिचय दे, तो इसके बारे में पढ़े होंगे, इसका जो छप्पे लिखे थे उसी के बारे में आपको यहाँ पर परिचय देना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है कि जो नाभादास था वह सगुणों उपासक राम भक्त थे, वह तुलसीदास के समकालीन थे। उनका जन्म जो है ना 1570 ईस्वी में माना जाता है और वह भी दक्षिण भारत में अनुमानता माना गया है। और अकाल पड़ने के कारण जो है ना उसकी पिताजी का मृत्यु हो जाता है, और पिताजी का मृत्यु हो जाने के कारण वह अपने माँ के साथ राजस्थान जयपुर में निवास करने लगता है। और दुख की बात है कि कुछ समय के पश्चात उसके माताजी का भी मृत्यु हो जाता है, फिर वह जो है गुरु की भक्ति में लीन हो जाता है। इस तरह से आपको लिख देना है, इसको कहानी की तरह समझिए और आप लिख दीजिए। उसके बाद आंसर आपका क्लियर हो गया। उसके बाद के सारांश लिखने वाला प्रश्न है, करवक कविता का सारांश लिखे मलिक मोहम्मद जायसी का, आप किसी का लिख सकते हैं, वो बड़ा हो जाएगा, आप लिख सकते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन था, 10 नंबर में पूछता है। देख लीजिए 10 नंबर में आपका सारांश वाला प्रश्न रहता है दीर्घोत्तरीय में। उसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे उत्सव का क्या तात्पर्य है? तो उत्सव का जो तात्पर्य होता है वह उल्लास होता है, और यह उल्लास जो है हमें विवाह में, पर्व में मिलता है, उत्सव में मिलता है। ये सभी जो पर्व मनाते हैं उसमें हमें उल्लास मिलता है, उसमें हमें उल्लास नहीं, उसमें हमें उत्सव जो है ना उल्लास मिलता है। उत्सव कहने का अर्थ उल्लास ही है। तो इन सभी चीज़ों में हमें उत्सव में हमें उल्लास मिलता है, अर्थात खुशी महसूस करते हैं। उसके बाद है सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? तो सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? तो सड़कों को इसीलिए सींचा जा रहा है ताकि नेताजी जाए तो उसके पैरों में, उसके कपड़ों में धूल ना लगे, इसीलिए सड़कों को सींचा जा रहा है। पुनः प्रश्न है 9 नंबर का कि करवक के कवि की सोच क्या है? तो आपने करवक पढ़ा होगा, मलिक मोहम्मद जैसी का ही रचना था। तो करवक के कवि का क्या सोच था? तो उन्होंने जो है ना रक्त की लेई लगाकर अपनी रचना की थी। रक्त की लेई कहने का अर्थ है कि वह कठिन साधना से अपनी रचना की थी, जिसमें उन्होंने प्रेम रूपी आंसुओं से अपलवित की हुई। कवि का जो है ना व्यंग्यार्थ था कि कथा की रचना उसने कठोर सूफी साधना के फलस्वरूप की, और फिर उसने प्रेम रूपी आंसुओं से विशिष्ट आध्यात्मिक विरह से पुष्ट किया। लौकिक कथा को इस प्रकार अलौकिक साधना और आध्यात्मिक विरह से परिपुष्ट करने का कारण भी जैसी ने लिखा है। अपनी काव्य कृति के द्वारा लोक जगत में अमर्त्य प्राप्ति की प्रबल इच्छा की। तो इनमें जो है करवक में कवि का यही कहना था कि व्यक्ति के गुणों से महान होते हैं, बल्कि वह अपने रूपों से नहीं होते हैं।
जिस व्यक्ति में गुण है वह धन्य पुरुष है, क्योंकि गुण कभी भी उसका यश कीर्ति समाप्त नहीं होता है। भले ही वह मनुष्य इस पृथ्वी से चले जाए, लेकिन उसका जो गुण है उसकी पहचान के रूप में इस सृष्टि पर रहती है। वह कहते हैं कि धनी सो जस पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे ना बासु। उनका यही पंक्ति था। फिर इसके गाँव का घर कविता में कवि किस घर की बात कर रहे हैं? तो गाँव की घर कविता में जो है कवि अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने स्मृति को खोजा है। बचपन में गाँव का घर, घर की जो परंपरा है, ग्रामीण शैली है, उसके विविध रंग, इन सब तथ्यों को वह युक्ति संगत इस कविता में दर्शाया है। इतना ही नहीं, वस्तुतः जो है वह स्मृतियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। स्मृतियों द्वारा हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। इसके द्वारा हमें अपने जीवन की कतिपय विसंगतियों से स्वयं को मुक्त करने का अवसर मिलता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर मुक्तिबोध किस परीक्षा में असफल हुए? तो यह साधारण ही प्रश्न है कि मुक्तिबोध जो है, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है, वह इस संसार के जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वह शोषण हो, उसके खिलाफ वह संघर्ष गीत लिखते थे ताकि उसे खत्म किया जा सके, लेकिन उसे प्रत्यक्ष रूप से समाप्त नहीं किया गया। इसी परीक्षा में वो असफल थे। फिर कहाँ कहाँ की धूप एक जैसी होती है? तो सवेरे और शाम की धूप जो है वह एक जैसी होती है। सूर्यास्त के समय का जो धूप होता है और सूर्योदय के समय का धूप होता है, वह दोनों एक समान होता है। उसके बाद है किन्हीं पांच के संधि विच्छेद करे। तो है उच्छृंखल, तो उच्छृंखल का संधि विच्छेद हो जाएगा उत जोड़ श्रृंखल। उसके बाद है उद्धत, उद्धत का होता है उत जोड़ धत। देखिए इसमें त्वहलंत और त्वहलंत में ही सभी टूटेगा। जैसे उद्घाटन, उत जोड़ घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद उन्नति, उन्नति जो है इसमें उत जोड़ नति, उन्नति हो जाएगा। फिर है उद्योग, तो उत जोड़ ध्योग, उद्योग। उल्लेख, तो उत जोड़ लेख, उल्लेख। उसके बाद वाक्य प्रयोग द्वारा किन्हीं पांच के लिंग निर्णय करे कि यह स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, लेकिन ये पांचों जो है आपका स्त्रीलिंग ही है। मलमल हो जाए, मसाल हो जाए, मशीन, मस्जिद, माला, माया, ये सभी जो है ना आपका स्त्रीलिंग है। आप इसमें वाक्य बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आप अपना भी वाक्य इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मलमल, तो उन्होंने जो है उन्होंने ढाके की मलमल मांगी थी। फिर है मसाल, मसाल का हो जाएगा क्रांति की मसाल जलती रहेगी। फिर है मशीन, तो मशीन क्या होगा? मशीन चल रही है। मस्जिद, यह मस्जिद बहुत पुरानी है, सभी स्त्रीलिंग है। यह प्रभु की माया है, माला टूटकर बिखरी थी। इस तरह से आप इसका लिंग निर्णय करके वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है किन्हीं पांच के विग्रह कर समास बताए। जैसे आपाद मस्तक, तो आपाद से मस्तक, आपाद मतलब पैर, मस्तक मतलब सिर, अर्थात पैर से सिर तक। तो यह हो जाएंगे ओ लगा है तो पहला शब्द अव्यय है, तो यह अव्ययी भाव हो जाएंगे। उसके बाद है कट खोदा, तो जो काठ को खोदने वाला, तो यह तत्पुरुष समास हो जाएंगे क्योंकि को आ गया, क्योंकि कर्ता को छोड़कर सभी कारक का तत्पुरुष होता है, तो आपको फाइनली इसमें तत्पुरुष ही डालना है। तो ये हो जाएंगे तत्पुरुष। फिर काम चोर, काम में चोर, तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएंगे। गौशाला, गायों के लिए जो जगह होता है, गायों के लिए स्थान होता है, उसी को गौशाला कहा जाता है। तो गायों के लिए क्या हो गया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष जगह, तो इसमें तत्पुरुष ही सिर्फ लिखना है। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला को आ गया, कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद देवालय, देव के लिए आलय, अर्थात देव के लिए घर, देवालय हो जाएगा। यह भी देव के लिए आ गया, तो ये भी तत्पुरुष समास ही होंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि प्रथम पद गौण रहेगा, और प्रथम पद गौण और दूसरा पद की प्रधानता होती है। उसके बाद है कि किन्हीं पांच के पर्यायवाची शब्द लिखे। तो पांच का पर्यायवाची शब्द, जैसे किरण, किरण मतलब प्रकाश होता है, ज्योति होता है, रश्मि होता है, ये सभी इनके पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है कुबेर, कुबेर मतलब धन भी होता है। उसके बाद यशराज भी होता है, यक्षराज। उसके बाद कृपा, तो कृपा का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दो तीन की, दया हो गया, अनुकंपा हो गया। उसके बाद केला का कदली हो जाता है। उसके बाद आम्रपाली भी होता है, कृष्ण का मोहन, मुरारी भी होता है, आग का अग्नि, पावक अनल, ये सभी तो बहुत आसान ही है। उसके बाद है किन्हीं पांच के मुहावरे द्वारा वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर दो है, एक है शिकार होना और शिकार करना। तो शिकार होना मतलब फंस जाना, और शिकार करना मतलब
फंसाना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक शिकारी है और यहाँ पर एक हिरन है। यहाँ पर मान लीजिए कोई जानवर है और यह शिकारी इस जानवर को फंसाना चाहता है, मतलब शिकार करना चाहता है, तो इसे फंसाना चाहता है। तो शिकारी के द्वारा शिकार करना अर्थात हिरन को फंसाना हो गया, और हिरन का शिकार हो जाना मतलब फंस जाना इसके जाल में, वह शिकार होना हो जाएगा। तो इस तरह से इसका दोनों का अर्थ स्पष्ट हो गया। तो वाक्य भी बना सकते हैं जैसे शिकार होना मतलब जो है ना, वह कोई व्यक्ति जो है वह किसी रोग का शिकार हो गया। उसके बाद सिपाही जो है वह चोरों का जो है ना शिकार कर लिया, मतलब उसे फंसा लिया। उसके बाद है सिर धुनना। सिर धुनना मतलब पछताना, सब कुछ लूट ही गया तो अब सिर धुनकर क्या होगा। उसके बाद है कंधा लगाना मतलब सहारा देना। जैसे भारी बोझ है तुम भी जरा कंधा लगा दो भाई। उसके बाद है गला छूटना। गला छूटना मतलब उससे अलग हो जाना। जैसे गला छूटना का आप बोल सकते हैं छुटकारा मिलना। छुटकारा मिलना भी गला छूटना का ही अर्थ हुआ। तो इसमें बोलिएगा बिना कुछ दिए आज पुलिस से गला छूटना मुश्किल है। मतलब बाइक से जा रहा था और फंस गया, तो बिना कुछ दिए जो है पुलिस से छूटना मुश्किल है। फिर है चांदी चाटना। चांदी काटना है, तो चांदी काटना का अर्थ होता है यहाँ पर खूब आमदनी करना। आजकल तो आप खूब चांदी काट रहे हैं। उसके बाद है जूते, चांदी के जूते मारना। तो चांदी का जूता थोड़ा मारेगा कोई, तो इसका अर्थ होता है कि काम निकालने के लिए रिश्वत देना। तो अफसरों को चांदी के जब तक जूते नहीं पड़ते हैं तब तक काम नहीं निकलता है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। उसके बाद सब प्रसंग व्याख्या वाला है, इस पर स्पेशल वीडियो बनेगा कि कैसे आपको लिखना है। उसके बाद निबंध भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना आपका पूरा क्लियर हो गया। और संक्षेपण करने वाला, इससे आधे प्रश्न में इसका संक्षेपण करना है अनुशासन का। तो इस तरह से आपका पूरा समाप्त हो गया। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।